कल मुझे तो चीटेड फील हुआ और मैं काफी ज्यादा परेशान भी हुआ और होपफुली आज आपको भी सेम ही तरीके की समस्या फेस करनी होगी। जब मैंने आज अपना पोर्टफोलियो खोला, मार्केट के खुलते ही पूरे के पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ एक रंग दिख रहा था, वो था लॉस का लाल रंग। पूरी मार्केट सिर्फ और सिर्फ क्रैश की साइड जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि क्या ये संभलेगी भी। बीच में संभलती हुई दिखी, लेकिन बंद होते होते पूरी की पूरी मार्केट सिर्फ लाल रंग से रंगी हुई थी। तो बेसिकली यहां पर हुआ क्या, मोदी जी ने क्यों बोला कि भाई गोल्ड खरीदना बंद कर दो, पूल करो, मतलब एक कार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर के लेके जाओ और हो सके तो मेट्रो का यूज करो और हो सके तो यूरिया को यूज करने में भी कमी लाओ अप टू 50% तक। लेकिन इन सब से आपको क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारी समस्या तो इससे अलग है, आप ये मान रहे होगे, लेकिन ये सब गलत है। बेसिकली यहां पर हुआ क्या है, अगर आप अब लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करो तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली हमारे बाजार में कितनी बड़ी समस्या आ चुकी है और आपको सिर्फ एक रैंडम डे में आकर के बोल दिया जाता है कि ये नहीं करना है। हमारी सरकार मोटे मोटे तौर पे अपने फॉरेक्स रिजर्व बचाने की कोशिश कर रही है। वो ये नहीं कह रही कि अभी खतरे का साइन है, लेकिन सिर्फ 11 महीने का फॉरेक्स रिजर्व उनके पास पड़ा है। अगर ये 11 महीने का फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाता है तो जो हमारी सरकार है उसको लोन लेना पड़ेगा। और एक टाइम तो ऐसा भी था जहां पर गोल्ड को गिरवी रख करके पैसे उठाने पड़े थे। लेकिन सरकार यहां तक आई कैसे, हमारी मार्केट इतनी ज्यादा गिरी क्यों और एफआईआई के कभी वापस आएंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक हमारी सरकार इस वजह से आई है क्योंकि जो प्रोडक्टिव ग्रोथ होती है वहां पे पैसा ना लगा करके फ्री में पैसा बांटा गया। चाहे वो बंगाल के इलेक्शन हो, चाहे वो दिल्ली के इलेक्शन हो, चाहे वो बिहार के इलेक्शन हो। इलेक्शन मतलब नई योजना, फ्री में पैसे बांटो। अगर आप फ्री में पैसा बांटते हो तो वो एक बार यूज होता है, लेकिन अगर उसी पैसे को एक प्रोडक्टिव चीज में यूज करते हो तो वो पैसा और पैसा बना के लाता है। और हमारी सरकारों की दिक्कत ये है, चाहे वो मोदी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो या कोई भी पार्टी जो कि कैंपेन करती है नए नए इलेक्शन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ फ्री बीज के ऊपर फोकस कर रही है। कोई बहन को मैं 5,000 दे दूं, किसी बहन को मैं 10,000 दे दूं, वो बहन 10,000 तो ले लेगी, लेकिन उस बहन के जब 10,000 खत्म हो जाएंगे तो वो क्या करेगी, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। और ये सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही है क्योंकि बजट लिमिटेड है। आपके घर के अंदर अगर आप पैसा कमाते हो और मान लो आप 100 रुपए कमाते हो तो आपका बजट 100 रुपए है। अब उस 100 रुपए में से चाहो तो पूरा पैसा उठा करके किसी को फ्री में दे दो, या उन 100 रुपए में से अपनी जरूरतें पूरी करो और पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसा ग्रो करे। उस पैसे से बिजनेस बनाओ या फिर कोई भी ऐसा काम करो जो आपके लिए पैसा बनाए। लेकिन अगर आप फ्री में वो पैसा बांटोगे तो वो पैसा कभी नहीं बचेगा। और बजट लिमिटेड होता है और बजट सही जगह एलोकेट नहीं करोगे तो ना फैमिली ग्रो कर पाती है और ना ही देश। अब जब यहां पर समस्या आई तो फॉरेक्स रिजर्व को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये है कि जब हमारे देश के अंदर जो हमारे स्टेट हैं वो ऑलरेडी डेफिसिट में चल रहे हैं क्योंकि फ्री में वो पैसा बांट रहे हैं, तो हम पैसा बचा भी लेंगे तो इससे क्या होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं एक देशभक्त हूं तो मैं ये सारी चीजें करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम अपने देश को सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रोल का यूज ना करके, कम से कम खाने का तेल यूज करके, कि भाई हम कहीं ना कहीं नॉन स्टिक कुकर के अंदर बना ले, नॉन स्टिक पैन के अंदर बना ले, क्योंकि मेरे पास ये लग्जरी है, मैं ये चीज कर सकता हूं। लेकिन वो लोग जिनके पास ये लग्जरी नहीं है उनका क्या? अब जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। अगर यकीन नहीं होता तो मेरी पिछली 5, 7, 10 वीडियो उठा करके देखो, मैंने बोला था ऐसा होगा। जब ऐसा होगा तो आपको क्या लगता है, शेयर बाजार चलेगा? क्या एफआईआई का पैसा इंडिया के अंदर आएगा? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं आएगा? हम एक नेट इंपोर्टर देश हैं। नेट इंपोर्टर देश पूरी तरीके से डिपेंड होता है अपने इंपोर्ट्स पे। हम पूरी की पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ऑयल के ऊपर। ऑयल का प्राइस जब $1 बढ़ता था तब हमारा बाजार गिरता था। आज उसी क्रूड ऑयल का प्राइस $100 से ऊपर जा चुका है और आज तक हमारा बाजार हिला नहीं क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे, अब हिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, डॉलर के अगेंस्ट जो हमारा रुपया है ये भी गिर रहा है। मतलब अब हमें ज्यादा रुपया देना पड़ेगा डॉलर कमाने के लिए, मतलब रुपया कमजोर हो रहा है, ऑयल महंगा हो रहा है, मतलब जो आपके हाथ में करेंसी की औकात है
जो आपके हाथ में 100 रुपए है, जो आज से पहले पिछले 2 साल 3 साल में जितनी वैल्यू के वर्थ की सामान खरीद सकता था, आज ऑलरेडी कम हो चुका है और आने वाले 2 साल में और भी कम होगा। मतलब क्या है, करेंसी डी वैल्यू हो रही है और इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रही है डॉलर के अगेंस्ट लास्ट 1 से 2 सालों के अंदर। इवन मंथ ऑन मंथ लेवल पर भी इतनी ज्यादा गिर रही है। लेकिन अभी भी लोगों को समझ नहीं आएगी जो मैं लास्ट 6 महीने 7 महीने से बोल रहा हूं कि भाई अगर आईएनआर गिरेगा, इंपोर्ट्स महंगे होंगे, तब दिक्कतें आएंगी और वही दिक्कतें आपको देखने को मिल रही है। अब ऐसा देशभक्त तो मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, लेकिन एज अ इन्वेस्टर मैं अपना फर्ज और अच्छे से निभाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा है, वो पैसा मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए रखा है और अगर मैंने उस पैसे को प्रोटेक्ट नहीं करा तो कोई भी आकर के प्रोटेक्ट नहीं करने वाला, ना आपको ना ही मुझे। तो इसी वजह से हमें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़े जो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करना शुरू किया उन डिसीजंस ने। जैसे अगर आप इस चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा मैंने रिसेंटली बात करनी शुरू करी थी यूएस इन्वेस्टिंग की, कि विदेश में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने अपना पैसा एलोकेट करा और आप मानोगे नहीं, वो जो पैसा है वो अच्छे खासे तरीके से ग्रो करा है और मैंने उसके अंदर सिर्फ कुछ फंड्स खरीदे हैं, कुछ ETF खरीदे हैं। मैं कौन से खरीदे हैं मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना मैं उसे प्रमोट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, गोल्ड। जब गोल्ड गिरा तो वहाँ पे खरीदा, वो आज भी ग्रो कर रहा है और आगे भी खरीदूंगा चाहे कोई कुछ भी बोले, क्योंकि गोल्ड अगर करेंसी डी वैल्यू हो जाती है तो मेरी करेंसी को हेज करने में मदद करेगा गोल्ड। हाँ, वो यूजलेस है, वो कोई प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, लेकिन अपनी करेंसी, अपने कैश को बचाना भी ज़रूरी है। जो हार्ड एसेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के दिनों के अंदर। तो चाहे आप डाइवर्सिफाई स्टॉक के लेवल पर करो या फिर ग्लोबली करो या फिर एसेट क्लास पे करो, आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो याद रखना, जिस दिन आपका पोर्टफोलियो गिर रहा होगा और आपकी फैमिली को पैसे की ज़रूरत होगी तो कोई नहीं आने वाला, क्योंकि आपको अपने पैसे खुद कमाने पड़ेंगे, आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। और यकीन नहीं होता तो एक बार सरकारी अस्पताल जाकर के देखो, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। अगर यकीन नहीं होता तो एक बार अपना काम सरकारी खेमे में जाकर करके देखो, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, आप बहुत सारा टैक्स देते होगे, तो क्या आप सरकारी अस्पताल जा पाओगे? तो क्या आप जो सरकारी चीज़ें हैं उनका सुविधा ले पाओगे? सुविधा ले पाओगे तो जो आपने 30% 40% टैक्स दिया होगा, क्या उसके हिसाब से आपको मिलेगी? या फिर आप भी उन्हीं लोगों की लाइन में खड़े होगे जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं करा सिर्फ जय हिंद बोलने के अलावा, या आप जिसने जय हिंद तो बोला ही बोला लेकिन अपने देश को सपोर्ट करा प्रोडक्टिव काम करके, अपने देश को सपोर्ट करा बाहर का पैसा इंडिया में ला करके, अपने देश को सपोर्ट करा टैक्स के रूप में, अपने देश को सपोर्ट करा कंज्यूम करके, क्या आपको आपका जो हिस्सा है, आपका जो हक है वो मिलेगा? अगर आपको यकीन नहीं होता तो कभी एक बार ट्राई करना, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। तो एज अ इन्वेस्टर अगर आप अपना पूरा पैसा सिर्फ इंडिया में डाल रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो अपने पोर्टफोलियो के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने हार्ड एंड मनी के साथ। क्यों? आप आईएनआर में कमाते हो, आप आईएनआर में इन्वेस्ट करते हो, आईएनआर की ही वैल्यू गिर गई, फिर क्या करोगे? लोग बोलते हैं कि यार बुरा टाइम है, चला जाएगा। बुरे टाइम में लोग पैनिक करते हैं। ये पैनिक नहीं है मेरे भाई, ये डाइवर्सिफिकेशन है, ये इंटेलिजेंट वे है अपने पोर्टफोलियो को संभालने का, ये इंटेलिजेंट वे है अपने पोर्टफोलियो को बचाने का। शायद कोई गलत भी हो जाए, हो सकता है कि नई रैली भी आ जाए, लेकिन अगर गलती से आईएनआर और डेप्रिशिएट हुआ, फिर आपका जो बच्चा है, हो सकता है वो हार्वर्ड जाने वाला हो, वो तो नहीं जा पाएगा। हो सकता है आपको यूरोप का ट्रिप प्लान करना हो, क्योंकि आपका सपना है जो पहले 5 लाख में हो सकता था, आने वाले साल में 8 लाख में भी नहीं हो पाएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है देश के साथ साथ अपनी फैमिली को भी सही से रखना, खुद को भी सही से रखना। तो चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, अपने पोर्टफोलियो को एसेट के लेवल पर और इक्विटी के लेवल पर और ग्लोबली एक्सपोज करो। अगर करना नहीं आता तो सीखो, क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर आपकी फैमिली फ्यूचर में स्ट्रगल कर सकती है। मैंने ये कोई ज्ञान देने के लिए वीडियो नहीं बनाई, जो मुझे पर्सनली फील हुआ वो मैंने आपको साफ साफ शब्दों में स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया। मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ सच सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ज्ञान देता है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ सिचुएशन के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बैकफायर भी कर जाती है। वो सिचुएशन आपको दिखेगी यूके के अंदर, जापान के अंदर। लोग कहते हैं ये सारी की सारी डेवलप्ड नेशन है,
आप जाके थाईलैंड को देख लो, आप जाके वियतनाम को देख लो, आप जाकर के बांग्लादेश को देख लो, इमर्जिंग नेशन के तो पार्ट हैं, ये क्यों नहीं ग्रो कर पाए? हर किसी को लगता है कि भाई मैं मेन कैरेक्टर हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है कि हमेशा जो मेन कैरेक्टर होता है वो जीतेगा ज़रूरी नहीं है। सिचुएशन बदलती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आज भी ही उतनी अच्छी है जितनी पहले अच्छी हुआ करती थी, लेकिन पोर्टफोलियो एलोकेशन चेंज करने का मेरे हिसाब से ये समय है। मैं कर रहा हूँ, आप करो मत करो, मेरा मेरा काम था कि आपको ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें समझाना, मैंने बता दिया। मेरा ओपिनियन है, हो सकता है गलत भी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।